Hello and welcome to Achievers Hive, dear learners of IGNOU MA Psychology MPC 002 की इजी नोट्स की एक्सप्लेनेशन चल रहा है। इस इंडेक्स को देखकर आप समझ गए होंगे हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने टीचिंग स्ट्रैटेजीज फॉर चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ ये लास्ट टॉपिक था जहाँ पे अपना वीडियो एंड किया था। आइडियली हम ये सभी पोर्शन कवर करने वाले थे लेकिन हम नहीं कर पाए, काफ़ी लिमिट जो है वो वीडियो की बढ़ गई थी। आज हम लर्निंग डिसेबिलिटी और इसके कॉजेज़ की बात करेंगे। मैंने प्रीवियस वीडियो में ही आपको बता दिया था ये टॉपिक दोनों ही सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट हैं और इसके साथ हम कंटिन्यू करेंगे एडोलेसेंस के इन 3 टॉपिक्स को। तो कुल मिला के 27 से 31 यह इतने टॉपिक हमें आज के वीडियो में कवर करने हैं। ये है 7th वीडियो और 10 वीडियोज़ में हम इस पूरी बुक को, जो भी आपके MPC 2 का सिलेबस है, उसको 10 वीडियोज़ में कवर करने वाले हैं। ये प्लान है हमारा। तो आज 7th वीडियो में हम इस पोर्शन को स्टार्ट करते हैं और कंप्लीट करते हैं। आइए पेज पहुँच जाते हैं उस पेज पर जहाँ से हमें स्टार्टिंग करनी है, पेज नंबर 37 पर। राइट, सो वी आर ऑन पेज नंबर 37 और यहाँ कहीं नीचे से हमारा टॉपिक है लर्निंग डिसेबिलिटीज़ एंड इट्स कॉजेज़। आई एम श्योर आपने इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को अच्छे से समझ लिया होगा। आज हम बात करेंगे लर्निंग डिसेबिलिटी की, जहाँ पर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हमारे जो भी कॉग्निटिव एक्शंस होते हैं, हमारा जो भी इंटेलेक्चुअल का लेवल होता है, इंटेलिजेंस का लेवल होता है, उसमें आने वाली डिसेबिलिटी या डेफिसिट्स की बात करती है। वहीं लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जो हैं वो स्पेसिफिक हो जाती हैं लर्निंग से एसोसिएट होकर, यानी जब बच्चा सीखता है उसके सीखने से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब सीखने के बाद में भी अगर हम स्पेसिफिक हो जाएं तो हम रीडिंग, राइटिंग और कैलकुलेशन पर स्पेसिफिक हो जाते हैं। जब हम लर्निंग डिसेबिलिटी की बात करते हैं तो हम उस लेवल पर लर्निंग की बात कर रहे हैं जहाँ से बच्चे की फॉर्मली एजुकेशन बिगिन होती है, क्योंकि फॉर्मल स्ट्रक्चर ऐसा है जो हमारी इनफॉर्मल एजुकेशन को वैलिडेशन देता है। बच्चा घर में रह के बहुत सारी चीज़ें इनफॉर्मल वे में सीखता है, दोस्तों के बीच सीखता है, ग्रैंड पेरेंट्स से सीखता है, लेकिन जब वो स्कूल पहुंचता है तो वो बहुत सारी एजुकेशन जो उसने इनफॉर्मल वे में ली होती है उसको एक फॉर्मल वैलिडेशन भी मिलता है और इसके अलावा भी वो बहुत सारी चीज़ें सीखता है। जैसे कि बच्चा अगर पापा बोलना घर पर सीखा है, राइट, इसके लिए वो स्कूल नहीं गया बोलने के लिए, वो डेवलपमेंट उसका घर पर हो गया। उसने पापा बोलना सीखा है, मम्मा बोलना सीखा है, तो कैसे वो पापा को लिखेगा, उसके लिए पा, चाहे हिंदी के अक्षर की हम बात करें या फिर इंग्लिश में पी बात करें, ए बात करें, वो फॉर्मल एजुकेशन ही उसको वैलिडेट करती है। तो उस वक्त पर जो भी वो सीख रहा है, जो उसके सीखने का फेज़ है, उसमें किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस आना लर्निंग डिसेबिलिटी की तरफ उसको लेकर जाता है। क्या कॉजेज़ होते हैं पूछे गए हैं एग्जामिनेशन में, तो आइए इसको कवर करते हैं। अगेन लर्निंग डिसेबिलिटी भी न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हैं, क्योंकि आप समझ ही गए ये जिस फेज़ की हम बात कर रहे हैं, जब बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटी को हम कैच करेंगे, देख पाएंगे या ऑब्जर्व करेंगे, वो बहुत ही इनिशियल फेज़ है। और न्यूरो डेवलपमेंटल इश्यूज़ जितने भी होते हैं, डिसऑर्डर्स की कैटेगरी में हो या फिर डिसेबिलिटी की फॉर्म में हो, वो सभी बचपन में ही पकड़ लिए जाते हैं, बचपन में ही वो मिल जाते हैं बच्चे के अंदर। तो लर्निंग डिसेबिलिटी आर न्यूरोलॉजिकली बेस्ड प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स that interfere with the acquisition and use of skill such as reading, writing, listening, speaking, reasoning और mathematics। देखिए कितनी एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ लिखी है, एक्विजिशन। मैं कई बार बोल चुकी हूँ, एक्विजिशन मतलब एक्वायर करना, और एक्वायर करने का मतलब तो बहुत ही शुरुआत हो जाती है। इसका मतलब जब बच्चा रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग इन चीज़ों को एक्वायर कर रहा होता है, बोलना सीख रहा होता है, तब उसके साथ होने वाली कोई भी डिफ़िकल्टी एंड यूज़ ऑफ स्किल्स, जो स्किल्स उसने एक्वायर करे हैं, जब उनको एक्चुअल में यूज़ करने का वक्त आया, तब जो उसको इनसे एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स में डिफ़िकल्टी आती है, वो लर्निंग डिसेबिलिटी कहलाती है। जिस तरह से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में हमने बात की थी, उसके जस्ट ऑपोजिट इंडिविजुअल्स विद लर्निंग डिसेबिलिटी यूजुअली हैव एवरेज और अबव एवरेज इंटेलिजेंस। लर्निंग डिसेबिलिटी से सफ़र करने वाले बच्चों का ऐसा नहीं है कि इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत पुअर होगा, एवरेज हो सकता है, अबव एवरेज हो सकता है, ठीक है, बट स्ट्रगल विद स्पेसिफिक एकेडमिक टास्क डिस्पाइट एडिक्वेट इंस्ट्रक्शन एंड एफर्ट। फॉर्मल वे में जब वो एजुकेशन को एक्वायर करते हैं, उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम आती है, काफ़ी वो स्ट्रगल करते हैं जब वो लर्निंग डिसेबिलिटी से सफ़र करते हैं। ये लाइफ लॉन्ग कंडीशंस हैं, कई बार लाइफ लॉन्ग चलती हैं और कई बार इनको शुरुआत में जब कैच कर लिया जाता है तब उन पर वर्क करके, स्पेशल एजुकेशन देके, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो आगे बात करेंगे, तब हम उसको कैच कर सकते हैं, देख सकते हैं। अच्छा, कॉमन सबसे ज़्यादा है डिसलेक्सिया, रीडिंग डिफ़िकल्टी, डिस्ग्राफिया, राइटिंग डिफ़िकल्टी एंड डिसकैलकुलिया विच इज़ मैथ्स डिफ़िकल्टी।
मेजर तो 3 हैं, फिर कुछ स्पेसिफिक हो सकती हैं, लेकिन आप मेजॉरिटी में 3 पर ही फोकस करेंगे, रीडिंग, राइटिंग एंड कैलकुलेशन। इन सब में जब भी इस तरीके की कोई डिफ़िकल्टी बच्चे में होगी तो वो उसके ऑर्गेनाइजेशन स्किल, टाइम मैनेजमेंट, मेमोरी, अटेंशन, परसीविंग, बहुत सारी चीज़ों को इम्पैक्ट करती है। चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में शो साइंस सच एज स्लो रीडिंग, ट्रबल फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस, पुअर हैंड राइटिंग। आप देखिए ना, जो 3 टाइप हैं उनसे ही एसोसिएटेड चीज़ें होंगी। अच्छा, मैं 3 टाइप की बात तो कर रही हूँ, वैसे तो मैं भी इनको एक्सप्लेन और करूँगी, लेकिन फिर भी मैं ही कर देती हूँ। जब हम डिसलेक्सिया की बात करते हैं, इन्हें बिना समझे आगे नहीं बढ़ा जा सकता। डिसलेक्सिया जो है वो रीडिंग में होने वाली डिफ़िकल्टी है। कई बच्चे जो होते हैं लैंग्वेज को रीड नहीं कर पाते, बहुत प्रॉब्लम उनको आती है। तो जब उनको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम डिसलेक्सिया कहते हैं। डिसग्राफिया नाम से ही क्लियर है, ग्राफिकल यानी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। जब हम ग्राफ की बात करते हैं तो ग्राफ हमेशा हमें ड्रॉ करना पड़ता है। ग्राफ आप हाइपोथेटिकली नहीं समझा सकते। अगर मैं किसी डेटा की बात करूं और कहूं कि इसका ग्राफ जो है यहाँ से शुरू होकर वहाँ जाएगा, तो ये बात आपको समझ में ही नहीं आएगी जब तक मैं उस ग्राफ को ड्रॉ नहीं करूँगी। तो जो डिसग्राफिया है वो लिखने से एसोसिएटेड है, मतलब ड्रॉ करने से। राइटिंग कुछ भी हो सकता है, राइटिंग लेटर्स की भी हो सकती है, राइटिंग पिक्चर्स की भी हो सकती है, हर चीज़ में उनको डिफ़िकल्टी होती है। डिसकैलकुलिया, इसमें भी नाम छिपा है, कैलकुलेशन। तो डिसकैलकुलिया किससे रिलेटेड है? मैथ्स की डिफ़िकल्टी, यानी जो भी कैलकुलेशन बेस्ड प्रॉब्लम है। अच्छा, कैलकुलेशन की प्रॉब्लम बच्चों में काफ़ी होती है, लेकिन वो धीरे धीरे रिकवर कर जाते हैं विद प्रैक्टिस। लेकिन कुछ बच्चे बहुत प्रैक्टिस के बाद भी स्टक रहते हैं। क्लियर है कि वो डिसकैलकुलिया से सफ़र कर रहे होंगे। तो इन सब जो 3 हमने बात करी, डिसलेक्सिया, उसके बाद डिसग्राफिया और डिसकैलकुलिया, इन 3 चीज़ों में अगर प्रॉब्लम आएगी तो आप खुद ही समझ पा रहे होंगे कि बच्चा ऑर्गेनाइजेशन स्किल, टाइम मैनेजमेंट, परसेप्शन, रिटेंशन, अटेंशन, इन सब में लैक ही करेगा। और इनमें जब प्रॉब्लम होगी, जब इनसे रिलेटेड कोई भी इशू हो सकता है, यानी तीनों में से कुछ भी प्रॉब्लम होगी, तो एक चीज़ और है, देखिए, जिसकी वजह से मैं आपको इस टॉपिक पे लाई थी, स्लो रीडिंग करना, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने में प्रॉब्लम होना, हैंड राइटिंग पुअर होना। हैंड राइटिंग पुअर किससे एसोसिएट हो जाएगा? इससे। डिफ़िकल्टी विद नंबर एंड कॉन्सेप्ट किससे एसोसिएट हो जाएगा? इससे। स्लो रीडिंग किससे एसोसिएट हो जाएगा? मतलब ये एक एक फीचर सबका लिख दिया, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर बच्चे के अंदर ये सभी प्रॉब्लम है तो ये सारी चीज़ें होनी कॉमन है। अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन आर एसेंशियल। अगर उनको सपोर्ट दी जाए, मतलब अगर कोई प्रॉब्लम शुरू में ही पकड़ में आ जाए तो उस पर वर्क करने से वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है। ये तो किसी भी प्रॉब्लम के बारे में सच है, चाहे वो कोई बीमारी हो, लाइफ की प्रॉब्लम हो, जिसको शुरुआत में हम टैकल कर लें, शुरुआत में हैंडल कर लें, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाती है। कॉजेज़ की बात करते हैं। कॉजेज़ तो बहुत सारे हैं कि क्यों लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं। सवाल ये उठ रहा है कि हम बच्चे को देखते हैं, छोटा बच्चा आता है दुनिया में, पढ़ाई शुरू करता है, सबकी एक्सपेक्टेशन होती है बच्चा बहुत अच्छा करेगा। कोई भी पेरेंट्स, कोई भी फैमिली ऐसा नहीं सोचते कि उनका बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। तो क्या वजह है कि लर्निंग डिसेबिलिटी अराइज हो जाती है? इसके लिए जो रीज़न है वो जेनेटिक फैक्टर्स हैं और भी फैक्टर्स हैं। तो सबसे ज़्यादा जो माना जाता है वो ये माना जाता है कि ब्रेन के स्ट्रक्चर में किसी भी तरीके के डिफरेंसेस या फंक्शनिंग होने की वजह से जो हमारे ब्रेन का वो पार्ट जो लैंग्वेज, अटेंशन, मेमोरी, इनके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उस पार्ट में इशू होने की वजह से लर्निंग से रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं। और जो कॉजेज़ होते हैं वो अक्सर जो हैं वो कॉम्प्लेक्स और मल्टीफैक्टोरियल होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जेनेटिक फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। फैमिली हिस्ट्री, अगर फैमिली हिस्ट्री में लर्निंग डिसेबिलिटीज़ रही हैं तो वो पास ऑन होंगी जेनेटिकली और ये इशू देखने को मिलेगा। स्पेसिफिक जीन्स होते हैं जिनकी वजह से डिसलेक्सिया या अदर लैंग्वेज लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हो जाती हैं। कुछ प्रीनेटल और पेरीनेटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, यानी जो मदर है उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन में अल्कोहल, टोबैको, ड्रग्स इनका यूज़ किया हो, या बर्थ के टाइम पर, बच्चे के दुनिया में आने के टाइम पर ही कोई कॉम्प्लिकेशंस हो जाएं, ऐसे में ये प्रॉब्लम लर्निंग डिसेबिलिटी आगे हो सकती है। बच्चे का प्री मैच्योर बर्थ हो या फिर बर्थ वेट काफ़ी लो हो तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, यानी ये कॉज हो गए। इसके अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर भी होते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर में क्या होगा, बच्चे को अगर पुअर न्यूट्रिशन मिल रहा है तो उसके ब्रेन का डेवलपमेंट ठीक से नहीं होगा, ऐसे में ये एक रीज़न बन जाता है। कोई इलनेस है जो बनी हुई है, जैसे बच्चा दुनिया में आया, 2 साल का हुआ, 3 साल का हुआ, पढ़ने की उसकी उम्र हुई, लेकिन वो बीमारी से ही जूझ रहा है, तो ऐसे में उसको लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है। और उसको अगर सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट ना मिले शुरुआत से, तब भी ऐसा हो सकता है। जैसे एक बच्चे को प्री स्कूल नहीं मिला और वो जो है डायरेक्ट
स्कूल में आ गया क्लास 1 में, किसी तरीके से ऐसा होगा तो नहीं, अब तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, ऐसे रूल्स बन चुके हैं, होता नहीं है। मान लीजिए एडमिशन रहा पर गया नहीं, कोई भी वजह, कुछ भी सिनेरियो आप हाइपोथेटिकली सोच सकते हैं। ऐसे में बच्चे के उसकी कहते हैं ना, जड़ कमज़ोर हो जाती है, नींव कमज़ोर हो जाती है, फाउंडेशन उसका जो है वो काफ़ी वीक हो जाता है। ऐसे में उसके साथ में प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन लर्निंग डिसेबिलिटीज़ आर नॉट कॉज्ड बाय पुअर टीचिंग, विजन, हियरिंग प्रॉब्लम और लेजीनेस। ये वजह नहीं होती हैं कि हम टीचर को दोष दें कि टीचर नहीं पढ़ाती है इसलिए बच्चा हमारा कमज़ोर हो गया। ऐसे भी एग्जाम्पल्स आप सुनेंगे, पेरेंट्स बोलते हैं ऐसा कि वो टीचर अच्छा नहीं पढ़ाती है क्लास में इसलिए बच्चा हमारा पीछे रह गया। पर ये वजह नहीं है, ये तो सब इस तरीके की बातें हैं जो लोग अक्सर अननोइंगली कर बैठते हैं। तो लर्निंग डिसेबिलिटी को कैसे हम ठीक कर सकते हैं, क्या रेमेडियल प्रोग्राम हो सकते हैं? आप सोच के देखिए, जो लर्निंग डिसेबिलिटी के रेमेडियल प्रोग्राम होंगे वो सबसे ज़्यादा कहाँ से एसोसिएट होंगे? इंटेलेक्चुअल में तो हम और चीज़ें भी सोच रहे थे, लेकिन यहाँ पर मेजर रोल स्कूल का हो जाता है, क्योंकि लर्निंग की बात आ रही है। बच्चा वहीं तो जाके कैच हुआ है, वहीं जाके तो उसकी प्रॉब्लम पकड़ में आई है कि उसके संग इश्यूज़ हो रहे हैं लर्निंग के टाइम पे। तो स्कूल का बड़ा ही रोल होता है इसमें। स्कूल के अलावा, स्कूल एक बॉडी हो गई, टीचर का एक रोल जो है वो ज़्यादा बड़ा होता है। तो यहाँ पे जो प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, इंडिविजुअलाइज्ड इंटरवेंशन प्रोग्राम, वो इस चीज़ पे वर्क करते हैं कि बच्चे की नीड्स क्या है और उसकी स्ट्रेंथ क्या है। नीड्स क्या है, मतलब हमें उससे किस तरह से डील करना है, क्या क्या चीज़ की उसे ज़रूरत है, और साथ ही साथ उसकी स्ट्रेंथ क्या है कि वो कितना कवर कर पाएगा, कैसे कवर कर पाएगा। इसके लिए उसके एकेडमिक स्किल्स को डेवलप करना, उसमें कॉन्फिडेंस डेवलप करना, ये सब प्लान हम करते हैं। तो ये आपने जितने भी टॉपिक्स यहाँ देख रहे हैं ना, इसमें आपको कुछ तो बड़े ही ऐसे जाने पहचाने से लगने लगेंगे। अभी देखिए मैं बताती हूँ, जिसमें से आप आईईपी को समझ चुके हैं, आप असिस्टिव टेक्नोलॉजी को समझ चुके हैं, आप जानते हैं बिहेवियरल एंड इमोशनल सपोर्ट क्या है, यानी बच्चे के फ्रस्ट्रेशन पे वर्क करना, उसकी लो सेल्फ एस्टीम है तो उस पर ध्यान देना। अच्छा, ये जो है इनकी मैं बात कर लेती हूँ। मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शन, ये भी हमने बात की थी कि जब हम कई बार ऐसे कि मल्टीपल सेंस ऑर्गन्स एक साथ काम करें, बच्चा हमें लग रहा है सीख नहीं रहा है, हम उसको दिखाएं भी, उसको समझाएं भी, एग्जाम्पल भी दें, तो वो ये भी टॉपिक हो गया था, ये भी हमने कवर कर लिया था। स्किल स्पेसिफिक ट्रेनिंग दी जाए, यानी कि हम ये देखें कि अगर हैंडराइटिंग रिलेटेड इशू है तो उस पर ही वर्क करें, स्पेसिफिक हो जाएं, तब कहीं जाके चीज़ें बेहतर हो पाएंगी। और पेरेंट्स को इन्वॉल्व करें, क्योंकि टीचर सब कुछ क्या कर लेंगे। वैसे पेरेंट्स कई बार बच्चों को पूरा टीचर्स के हवाले छोड़ देते हैं, ये सोच के कि बस अब हमारा बच्चा तो गया टीचर के पास, हो गया उन्हीं का। पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। टीचर तो अपनी तरफ से एफर्ट्स करते हैं, लेकिन पेरेंट्स का इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। बच्चा स्कूल से बहुत कुछ सीख के जा रहा है, लेकिन अगर पेरेंट्स उसकी डायरी भी खोल के नहीं देख रहे हैं, ये भी नहीं इवैल्यूएट करें कि बच्चे ने किया क्या, चेक भी नहीं कर रहे हैं, तो क्या खाक बच्चा इंप्रूव करेगा। तो यानी पेरेंट्स का जो है वो इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है। उन्हें काउंसलिंग भी दी जाए इस बारे में कि उनको स्कूल का एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ही अपने होम का एनवायरनमेंट भी सेट करना है। तो ये कुछ रेमेडियल प्रोग्राम्स हैं जिनकी हेल्प से लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को हम रिकवर कराने में हेल्प कर सकते हैं। अब लर्निंग डिसेबिलिटी के टाइप को हमने यहाँ एक मेंशन कर दिया है, सिंपल है, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैल्कुलिया। ये तो मैंने आपको तीनों ही नाम बता दिए थे, याद भी रखिएगा, मेंशन भी करिएगा। क्या है कि डिफ़िकल्टी एरिया, डिसलेक्सिया में क्या क्या होगा, ग्राफिया में क्या क्या होगा, और यहाँ पे कैलकुलिया में क्या क्या होगा, और कॉमन सिम्टम्स क्या होंगे। आप आराम से 30 सेकेंड्स लीजिए और इनको रीड करिए, क्योंकि मैं लूँगी छोटा सा ब्रेक, आप लोगों के सामने ही हूँ, साथ हो, कहीं जा नहीं रही हूँ। आप लोग इसको रीड करिए 1 सेकेंड के लिए। ऐसे ब्रेक भी अच्छे लगते हैं क्लास में, मुझे बड़ी रियल फीलिंग आती है, टू बी ऑनेस्ट। ऐसा लगता है आप लोग सामने ही हैं मेरे, अच्छा लगता है। एंड ऑनेस्टली आई फील लाइक कि क्लासेस लाइव चलें तो बड़ा अच्छा इंटरेक्शन होगा आप लोगों के साथ में। आई एम प्लानिंग फॉर इट, मे बी नेक्स्ट टाइम से जो क्लासेस रहेंगी वो लाइव रहेंगी। मेरे ख्याल से आपने रीड कर लिया होगा, समझ गए होंगे, तो मैं समझा भी चुकी हूँ आपको। आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज़ एडोलेसेंस। ये वो फेज़ है ना जिसको हम याद करते हैं ना तो बड़ा मज़ा आता है, सोचते हैं अपने बारे में, टीन एज जिसे कहते हैं। लेकिन जब एक पेरेंट बनकर आप अपने बच्चों में इस फेज़ को देखते हैं तब आप रियलाइज़ करते हैं कि कितना डिफ़िकल्ट फेज़ है। अपने टाइम के तो मौज मस्ती याद आती है, स्कूल के दिन याद आते हैं, कॉलेज के दिन याद आते हैं, लेकिन जब हमारा बच्चा उस फेज़ में जा रहा होता है तो कुछ पेरेंट्स को तो नहीं पता होता, मतलब वो उस तरीके से नहीं देखते चीज़ों को कि बच्चे के सामने क्या डिफ़िकल्टी होगी, तो हम उसकी काउंसलिंग उस तरीके से करें, उसको तैयार उस तरीके से करें इस फेज़ के लिए। और कुछ स्ट्रगल करते हैं अपने बच्चों के साथ एडजस्ट करने में, क्योंकि ये वो
फेज़ है जिसमें बच्चा सबसे ज़्यादा पेरेंट्स से दूर जाता है। उसको पेरेंट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाता है टीनेज में। उसकी दुनिया इतनी जल्दी एक्सपेंड होती है और उसकी वजह है उसकी बॉडी में होने वाले चेंजेस। बॉडी में चेंजेस होते हैं प्यूबर्टी की वजह से, जिसकी वजह से डिफरेंट हार्मोन्स के डेवलपमेंट के कारण बच्चे जो होते हैं, जो कि एडोलेसेंट हो जाते हैं, अब उनका अट्रैक्शन ऑपोजिट सेक्स की तरफ बढ़ता है। वो क्यूरोसिटी, वो जिज्ञासा जानने की, और इसके अलावा दूसरे ऑपोजिट सेक्स पर्सन को अंडरस्टैंड करने की जो यहाँ पे एक डिज़ायर होती है, वो सबसे पहले उनको अपनी फैमिली और पेरेंट्स से दूर करती है। यही वो टाइम होता है जिस टाइम पर अगर बच्चों को सही गाइडेंस ना मिले तो वो गलत काम भी कर बैठते हैं। गलत लोगों की संगत में आ जाना, किसी तरीके का सब्सटेंस लेने लगना, ड्रग्स, अल्कोहल, इस तरीके की चीज़ें होने लगना, और बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं जिसमें बच्चे स्टक हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चों का एकेडमिक ग्राफ यहीं पे आके बर्बाद होना शुरू होता है। पेरेंट्स कहते हैं हमारा बच्चा अभी तक तो बहुत अच्छा परफॉर्म करता था, 7th 8th तक तो बड़ा ध्यान देता था, अब अचानक से पता नहीं इसको पढ़ाई में क्या हो गया है, इसका ग्राफ बहुत नीचे जाने लगा है। हालांकि ये सब बच्चों के साथ नहीं होता, लेकिन कुल मिलाकर अगर हम ये देखें तो एडोलेसेंट का फेज़ एक ऐसा डिफ़िकल्ट फेज़ होता है जो न केवल बच्चा अपनी तरफ से डिफ़िकल्टीज़ को फेस कर रहा होता है, अपने बॉडी चेंजेस को अंडरस्टैंड कर रहा होता है, दुनिया के टुवर्ड्स उसका एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू बनने लगता है, अपनी आइडेंटिटी को लेकर वो क्वेश्चन करने लगता है, अपने एग्जिस्टेंस को लेकर उसके मन में सवाल आने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर पेरेंट्स उसके इस इनडिफरेंट बिहेवियर की वजह से परेशान होने लगते हैं। ऐसे पेरेंट्स जो एडोलेसेंट के फेस को समझते नहीं हैं अपने बच्चों की एंगल से, वो बहुत सफ़र करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनका बच्चा उनकी बात नहीं सुन रहा है, और मैक्सिमम केसेस में बच्चे और पेरेंट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं। खैर, हमेशा ऐसा नहीं होता, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। तो एडोलेसेंस का जो फेज़ है वो हम नॉर्मली टीन एज कहते हैं। अब यहाँ देखिए, आप फिर से वो चीज़ देख पाएंगे, यहाँ 11 to 19 ईयर्स हम कह रहे हैं, तो 11 कह रहे हैं मतलब 12 to 19, 13 to 19, बेसिकली टीन एज तो 13 से स्टार्ट होती है, 12 तो नहीं होता है टीन एज। ये जो फेज़ है ना, इसमें फ़िज़िकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल चेंजेस सबसे ज़्यादा होते हैं। बहुत ही डिफ़िकल्ट फेज़ है। स्टेनले हॉल ने इसको कहा है, स्पेसिफिकली अपनी डेफिनेशन में डिफ़ाइन किया है कि ये बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एक स्टॉर्म की कंडीशन वाला पीरियड होता है, राइट। तनाव और संघर्ष की अवस्था है, एक प्रॉपर डेफिनेशन उन्होंने दी है। तूफ़ान की अवस्था है कहते हैं एडोलेसेंस को, तूफ़ानी टाइम होता है सभी के लिए ये वाला फेज़। तो यहाँ पे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर हम देखें तो पूरा एडोलेसेंट इसमें आ जाएगा समझ में। आपको क्विकली देखेंगे, क्योंकि अगेन ये आप यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे भी आपको ज़रूरत हो, कहीं भी एडोलेसेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग से नहीं आएगा। हाँ, आपको अपनी स्मार्टनेस इन कंटेंट्स का यूज़ करना है, इस पॉइंट्स का यूज़ करना है। सबसे बड़ा पॉइंट है कि रैपिड फिजिकल ग्रोथ होती है प्यूबर्टी की वजह से, राइट। इमोशनल इंटेंसिटी में बहुत इंक्रीज़ आता है, मूड स्विंग्स तो ज़बरदस्त होते हैं क्योंकि बॉडी में चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस की वजह से मूड स्विंग्स एक बड़ा फीचर है, इसको ऐसे ही हम नहीं हाईलाइट कर रहे हैं। अच्छा, थिंकिंग लेवल पे देखें तो क्रिटिकल थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप होती है, सेल्फ अवेयरनेस बहुत हाई होती है, सेल्फ कॉन्शियसनेस हो जाता है, मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं कैसी दिख रही हूँ, अपने लुक्स को लेके बहुत ज़्यादा अवेयर होने लगना, बहुत कॉन्शियस हो जाना अपनी इमेज को लेके, सेल्फ सेंटर्ड हो जाना कि जब बाहर निकलते हैं उन्हें लगता है सारी दुनिया बस उन्हें ही देख रही है, ऐसा उन्हें फील होता है। इसके अलावा बॉयज़ में अगर हम देखें तो वो जिम जाना, बॉडी बनाना, बाइक चलाना, ये कुछ उनके शौक़ होते हैं जिसमें उनकी सेल्फ कॉन्शियसनेस नज़र आती है। पीयर अप्रूवल और एक्सेप्टेंस को लेके स्ट्रॉन्ग नीड फील होती है, मैं ग्रुप में एक्सेप्ट किया जाऊँ, मुझे पसंद किया जाए, मेरे फ्रेंड्स हों, ठीक है। ये वो फेज़ होता है जिसमें आइसोलेशन जैसा कुछ नहीं होता, ग्रुप में रहने की एक डिज़ायर होती है। पर्सनल और सोशल आइडेंटिटी के लिए भी सर्च करते हैं वो अपने आप को। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे मैं बोलूँ, अपने आप को पे रोक रही हूँ कि उनके साथ होता क्या है कि ये वो फेज़ होता है जिसमें छोटे वो रह नहीं जाते और बड़े वो होते नहीं हैं, तो वो कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हैं और अपने आप को वो ऐसा मानते हैं कि हम हैं कहाँ। उन्हें अपने एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन लगने लगता है, क्योंकि वो बड़ों की तरह बिहेव करना चाहते हैं, वैसा आंसर देना चाहते हैं, लेकिन उस तरीके से वैलिडेशन फैमिली से नहीं मिलता है। और छोटे वो है नहीं, उनसे कहा जाता है तुम इतने बड़े हो रहे हो, समझदार हो रहे हो, तुम ये काम ऐसा क्यों कर रहे हो। एट द सेम टाइम अगर वो बड़े जैसी कोई बात करे तो कहा जाता है तुम अभी इतने भी बड़े नहीं हुए हो, तो वो स्टक हो जाते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता कि हम बड़े हैं कि हम छोटे हैं। तो ये प्रॉब्लम भी वहाँ पे देखने को मिलती है। देखिए, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट विद पेरेंट्स की बात आई है क्योंकि ये एक बड़ी बात है। मैं जनरली भी एज अ पेरेंट, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं हमारे पास काउंसलिंग को लेकर, ये बड़ा ही कॉमन टॉपिक है।
अडोलेसेंस के साथ में वो नहीं समझ पाते क्या है, उन्हें वो आते हैं अपनी प्रॉब्लम को लेकर, उन्हें लगता है कि उन्हें कोई डिसऑर्डर हो गया है, उन्हें लगता है कि उन्हें स्ट्रेस हो रहा है, उन्हें एंग्जाइटी हो रही है, वो प्रॉब्लम लेके आते हैं। पर जब हम उनकी प्रॉब्लम को सुनते हैं, समझते हैं, तो प्रॉब्लम ये निकलती है कि उनके बच्चे के साथ में प्रॉब्लम हो रही है, यानी बच्चे और आपस में जो उनका कोऑर्डिनेशन है वहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो उस पर हम वर्क करते हैं। इस टाइम पर ये चीज़ हम कैसे मिस कर दें कि रिस्क टेकिंग बिहेवियर इतना हाई होता है बॉयज़ में ख़ास तौर से, कुछ भी करेंगे, सोचेंगे ही नहीं कि क्या उसका अंजाम होगा, और एक्साइटमेंट में होता है। ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा चैलेंज है उनके आगे, नहीं, एक्साइटमेंट में होता है, पीयर प्रेशर में होता है, उन्हें लगता है कि ये मोमेंट तो एंजॉय करने वाले हैं, ये टाइम लाइफ में दोबारा नहीं आएगा। अब बात करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है। यहाँ पे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज आ जाती है, जो कि अगेन मेजर फीचर है। ओके, कॉग्निटिव डेवलपमेंट एडोलेसेंस में कैसे होता है? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है, लॉजिकल रीजनिंग करते हैं, हाइपोथेसिस बनाना शुरू कर देते हैं। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उनको देखने को मिलेगी, यानी वो हाइपोथेटिकल सिचुएशंस भी लेते हैं। ऐसा नहीं है कि बस वो जितना जो सामने है वही है, एक बात के दूसरे पहलू की तरफ भी जाने की कोशिश करते हैं, और सिचुएशन में ये भी सोचते हैं कि अगर ऐसा होता तो, इस तरीके की बातें वो सोच पाते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उनके अंदर देखने को मिलती है। मेटाकॉग्निशन पे हाई होते हैं, अपनी थिंकिंग के बारे में सोचते हैं, उसको वैलिडेट भी करते हैं, प्लानिंग भी करते हैं, उस चीज़ को रिफ्लेक्ट भी करते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज़ भी करते हैं। उनके अंदर हाई लॉजिकल थिंकिंग होती है, यानी कि वो जो होते हैं दे आर केपेबल ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग स्टार्टिंग फ्रॉम अ जनरल प्रिंसिपल टू रीच अ स्पेसिफिक सोल्यूशन। एकेडमिक में ज़्यादा लॉजिकल रीजनिंग जो वो सीखते हैं उसका एप्लीकेशन करते हैं। यहाँ पर बच्चे जो नॉलेज गेन करते हैं थ्रू एकेडमिक्स, उसका वो इस्तेमाल करते हुए आपको जनरल लाइफ में भी दिखेंगे, क्योंकि उनकी दुनिया स्कूल होती है। ये भी एक वजह होती है। ईगो सेंट्रिज्म की बात करें तो यहाँ पे एडोलेसेंट्स के अंदर इमेजिनरी ऑडियंस देखने को मिलती है एंड पर्सनल फेबल। पहले इमेजिनरी ऑडियंस समझ लीजिए, उन्हें लगता है कि सब उन्हें देख रहे हैं और जज कर रहे हैं, तो वो अपने लुक्स को लेके बड़ा कॉन्शियस रहते हैं, बहुत ज़्यादा, बालों को लेके, हेयर स्टाइल को लेके, ड्रेस सेंस को लेके, हर चीज़ जो भी एक्सेसरीज़ वो पहन रहे हैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं। तो एक इमेजिनरी ऑडियंस उनके साथ चलती है। दूसरा है पर्सनल फेबल, मतलब उनको ये लगता है कि उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो बहुत ही यूनिक है, उन्हें कोई समझ नहीं रहा है। ये शुरुआत पेरेंट्स से होती है। उनको पहले ये लगता है कि पेरेंट्स समझ ही नहीं रहे हैं हम क्या सोच रहे हैं, हम तो ये करना चाह रहे हैं, वो पता नहीं कैसी ओल्ड फैशन थिंकिंग है उनकी, वो वहाँ पे रहते हैं। तो पर्सनल फेबल भी यहाँ पे रहता है। मॉरल रीजनिंग की बात करें तो जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसमें मॉरल थिंकिंग भी आ जाती है। जो कोलबर्ग का पोस्ट कन्वेंशनल स्टेजेस हैं वो यहाँ पे काफ़ी हद तक फॉलो होती हैं। वो एथिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करना, सोसाइटी के रूल को फॉलो करना भी शुरू कर देते हैं। एकेडमिक स्किल इंप्रूव होते हैं ऑफ कोर्स, यहाँ पे पढ़ने का तरीका बेहतर होता जाता है, शॉर्टकट्स मारना भी सीखते हैं, इंटेलेक्चुअल लेवल जो है उनका हाई होने लगता है। तो काफ़ी सारे इंटेलेक्चुअल एक्सपेंशन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बात करते हैं कि आइडेंटिटी का डेवलपमेंट कैसे होता है एडोलेसेंस में। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार पूछा गया है ना, तो इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। और इसको हम पढ़ेंगे कि कैसे आइडेंटिटी का डेवलपमेंट होता है एडोलेसेंस में। Identity formation is one of the central developmental tasks of adolescence. According to Erik Erikson, the psychosocial conflict during this stage is identity versus role confusion. यानी कि उनकी अपनी आइडेंटिटी क्या है या फिर उन्हें क्या रोल प्ले करना चाहिए, इसके बीच में वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। ये एरिक एरिक्सन ने कॉन्सेप्ट दिया है। वो कहते हैं कि इस स्टेज में आके ये वाला जो स्टेज है, यानी इस फेज़ में आकर ये जो स्टेज है वो एप्लीकेबल हो जाती है, जहाँ पे जो एडोलेसेंट्स होते हैं वो वेरियस रोल, बिलीफ, वैल्यूज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं और खुद से जोड़ने की कोशिश करते हैं। सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड सेल्फ एस्टीम की बात करें तो एडोलेसेंट्स बिगिन फॉर्मिंग अ मोर ऑर्गेनाइज्ड सेल्फ कॉन्सेप्ट। उनको ये लगता है कि जो भी हमें अपने पेरेंट्स से, पीयर से, सोसाइटी से फीडबैक मिल रहा है उससे वो इन्फ्लुएंस होकर अपने बारे में एक थॉट फॉर्म करते हैं। जैसे अब एडोलेसेंस से बहुत आगे चले जाते हैं, मिडिल अडल्टहुड पे आ जाते हैं, वहाँ पे आकर हमें दूसरों के वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम ये सोचने लगते हैं जो हम सोच रहे हैं अपने बारे में बस वही बेस्ट है, वो जो हम सोच रहे हैं ना वही हम हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पे जो हमारे बारे में दूसरे सोच रहे हैं ना वो हम हैं, ऐसा एडोलेसेंट सोचते हैं। ये फेज़ होता है। तो यहाँ पे जो उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेल्फ एस्टीम है वो डिपेंड करता है दूसरे लोगों पर। दूसरे लोग अगर उनके साथ जैसा भी बिहेव करते हैं उसके हिसाब से वो खुद को इवैल्यूएट करते हैं। इसी वजह से सेल्फ एस्टीम में फ्लक्चुएशंस भी देखने को मिलते हैं। रोल एक्सप्लोरेशन की बात करें तो जो टीनेजर्स होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी को इन सारे एरियाज़ में रिलेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि करियर से रिलेटेड, इस एज पर आकर वो अपने आप को किसी एक करियर में सेट करने का सोचने लगते हैं, मतलब उन्हें लगता है कि वो इस करियर के लिए बने हैं,
जेंडर रोल एज अ मेल और एज अ फीमेल, उनका सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। रिलीजियस बिलीफ अपने अपने डेवलप होने लग जाते हैं। इससे पहले तो वो गॉड इज़ वन वाले फिनोमेना पे चलते हैं, लेकिन आगे बढ़ते हुए अडोलेसेंट जब वो बनते हैं तो उनके रिलीजियस बिलीफ्स भी स्टैब्लिश हो जाते हैं। उस तरीके से भी वो अपनी आइडेंटिटी को देखते हैं, उस तरीके से भी अपने रोल को देखते हैं। पॉलिटिकल व्यूज़ भी होते हैं टू सम एक्सटेंट, और कल्चरल एफिलिएशन भी होता है। ये जो एक्सप्लोरेशन है वो हेल्दी और नेसेसरी है, क्योंकि धीरे धीरे जो यहाँ से आइडेंटिटी वो अपने बारे में फील करेंगे, वही लेटर ऑन आगे चलकर वो उसी रूट पर चलते हुए अपनी आइडेंटिटी को डेवलप करेंगे। तो ये ज़रूरी है। एरिक्सन का जो साइकोसोशल पर्सपेक्टिव है वो ये कहता है कि सक्सेसफुल आइडेंटिटी रेजोल्यूशन लीड्स टू फिडेलिटी और द एबिलिटी टू कमिट टू वन सेल्फ एंड अदर्स। अगर किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन है वो कब होगा, जब पर्सन अपनी आइडेंटिटी को लेकर श्योर नहीं हो पाएगा, हमेशा कन्फ्यूजन की स्टेट में रहेगा, तो वो लॉन्गर रन में अपनी आइडेंटिटी फॉर्म नहीं कर पाएगा। तो उनका ये कहना है कि जो भी उसको फ्यूचर को लेकर एंग्जाइटी है वो विद टाइम रिजॉल्व की जानी चाहिए। इस टाइम पर बच्चों को करियर गाइडेंस देने वाले टीचर्स ही होते हैं, पेरेंट्स भी होते हैं टू सम एक्सटेंट। उन्हें गाइड करते हैं कि आपको कैसे आगे बढ़ना चाहिए जिससे वो एक सही आइडेंटिटी फॉर्म कर पाएँ। इस टाइम पर पीयर के इन्फ्लुएंस से तो इन्हें कोई नहीं बचा सकता। एक दूसरे की बातों में आकर और एक दूसरे से इंस्पायर होकर जो जितनी नॉलेज जिसको है वो एक दूसरे को बांटता रहता है। तो पीयर का जो इन्फ्लुएंस है वो इतना ज़्यादा होता है कि कई बार पीयर्स के साथ पीयर का फेवर करने के लिए वो अपने अथॉरिटी फिगर्स के भी रेबल हो जाते हैं, लड़ने लग जाते हैं। जैसे फ्रेंड्स के लिए अगर कुछ कह दिया तो वो टीचर्स से भी लड़ जाएंगे, पेरेंट्स से भी लड़ जाएंगे। इतनी इंपॉर्टेंस पीयर्स की होती है। तो यहाँ ये भी इनको जैसे वो हैं वैसा बनने में पीयर्स का भी एक कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। कल्चरल एंड सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट, कल्चरल नॉर्म्स और सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन भी आइडेंटिटी को शेप करती हैं। जैसे कोई कलेक्टिविस्ट कल्चर में है तो फैमिली एंड कम्युनिटी इन्फ्लुएंस आइडेंटिटी चॉइसेस, जबकि इंडिविजुअलिस्टिक में पर्सन अपनी आइडेंटिटी खुद डिसाइड करता है। डिजिटल आइडेंटिटी भी है, यानी क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो इस ऑनलाइन फील्ड में, ऑनलाइन दुनिया में अपने आप को सोशल मीडिया के थ्रू डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ से कहना चाहिए कि इन्फ्लुएंस्ड मानते हैं, तो उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। वो देखेंगे कि हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, हमारे बहुत सारे सीनियर्स हैं, वो इस पर्टिकुलर फील्ड में जा रहे हैं, तो वो उधर ही जाने की कोशिश करने लगेंगे, उन्हें कॉपी करने की कोशिश करने लगेंगे। ऐसा भी होता है। तो कुल मिला के आइडेंटिटी का डेवलपमेंट जो है वो कॉम्प्लेक्स तो है ही, मल्टीफेसिटेड भी है, और बहुत सारे लोग इसमें अपना रोल प्ले करते हैं। बहुत सारी चीज़ें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन इस फील्ड में करती हैं। एक टॉपिक है चैलेंजेस ऑफ एक्नॉलेजिंग सेक्सुअलिटी ड्यूरिंग एडोलेसेंस, विच इज़ ऑफ कोर्स अ डिफ़िकल्ट वन। बच्चा ये समझ रहा है कि वो एडोलेसेंट है, उसकी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन एक्सेप्ट करना इतना ईजी नहीं होता। तो क्या चैलेंजेस हैं जो सेक्सुअलिटी को एक्नॉलेज करने के जो फेज़ है उसमें आते हैं, ये क्वेश्चन अलग से कई बार पूछा गया है, तो इसको इसीलिए हमने इंपॉर्टेंट करके यहाँ पे मेंशन किया है। एडोलेसेंस ऑफ कोर्स एक क्रिटिकल पीरियड तो है ही सेक्सुअल आइडेंटिटी को डेवलप करने में। अवेयरनेस एंड बिहेवियर, जब इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो फिजिकल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल चेंजेस के अक्रॉस आते हैं तो वो अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि सेक्सुअलिटी भी हमारी आइडेंटिटी का एक इंटीग्रल पार्ट है। लेकिन इसको एक्नॉलेज करना या एक्सप्रेस करना इतना आसान और सिंपल नहीं होता है जितनी आसानी से इस बात को पढ़ाते वक्त हम कह देते हैं, राइट। जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज है लैक ऑफ एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, जो कि इन्फॉर्मेशन तो बच्चे ले लेंगे। हम ये कहते हैं कि आजकल के बच्चे सब ऑनलाइन देख लेते हैं चीज़ों को, उन्हें पता है, वो नॉलेज गेन कर लेते हैं, लेकिन ये कैसे वैलिडेट होगा कि जो नॉलेज वो ले रहे हैं वो उनके एज अप्रोप्रिएट है, उन्हें कितना जानना चाहिए, इसमें उनके लिए पॉजिटिव्स क्या हैं और नेगेटिव्स क्या हैं। आप ऐसे समझिए कि इस बात को हम थोड़ा रिलेट करेंगे कि एक बुक है, वो मार्केट में मिल रही है, राइट। आप उसको लेकर आए, आपको उसमें अभी उसके बारे में नॉलेज नहीं है, अब आपने पढ़ना शुरू किया, तो आप वो ही समझेंगे जो आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी डेवलप्ड है। लेकिन उसी पोर्शन को जब कोई एक एक्सपीरियंस्ड टीचर आपको समझाएंगे तो वो एंगल दिखाएंगे जो आप खुद से देख ही नहीं सकते, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है, उनके पास नॉलेज है पहले से, पर आप उस नॉलेज को पढ़कर गेन कर रहे हैं। यही फ़र्क होता है। अगर मैं इस प्रेजेंट सिनेरियो से इसको रिलेट करूं तो यही फ़र्क होता है कि जैसे आप नोट्स लेते हैं, फिर आप इन वीडियोस को पर आना क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लाइन बाय लाइन लिखी है वो तो आप भी पढ़ सकते हैं। मैं भी लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ रही हूँ, हालांकि मैं कोशिश करती हूँ कि हर लाइन को समझाऊँ, हर बात को एक्सप्लेन करूँ। तो मैं कहीं से कहीं नहीं पहुँचना चाहती हूँ, मैं अपने एग्जाम्पल से आपको वापस जोड़े रखना चाहती हूँ। तो कहने का मतलब है कि उनकी एज अप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन क्या है, ये उन्हें कैसे पता चलेगा, वो दुनिया भर का कंटेंट देख लें, कितने भी आर्टिकल्स पढ़ लें,
लेकिन अगर उन्हें कोई समझाने वाला है तो वो बेहतर समझ पाएंगे कि क्या चीज़ उनके लिए रेलेवेंट है और क्या नहीं है। तो वो इन्फॉर्मेशन का मिल पाना आज भी कमी की तरह है, लैकिंग होती है। तो जो मैनी एडोलेसेंट्स होते हैं वो जो भी इंटरनेट पर उनको मिल रहा है मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन या जो भी है वो करते चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो अनहेल्दी एटीट्यूड डेवलप कर लेते हैं टुवर्ड्स सेक्स एंड रिलेशनशिप। फिर सोशल एंड कल्चरल टैबूज तो हैं ही बहुत ज़्यादा, जिसमें कई सारे एडोलेसेंट्स को इस टॉपिक पर बात करने में गिल्ट फील होता है, शेम आती है। और ये सिर्फ बात यहीं ख़त्म नहीं होती, बहुत सारे बच्चे इस या एडोलेसेंस में कहूँगी जो इस फेज़ में प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेशन को गेन नहीं करते, वो लेटर ऑन अपनी लाइफ में जो उनकी सेक्सुअल लाइफ होती है वो बहुत ही अनहेल्दी हो जाती है। उनको नहीं पता होता है कि वो हमारी लाइफ का एक पार्ट है, एक सेक्सुअल हैबिट्स हमारी लाइफ का पार्ट है। वो या तो बहुत एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, वो बहुत ज़ीरो हो जाते हैं, वो बीच में कहीं रहते ही नहीं है, जिसकी वजह से लेटर ऑन लाइफ में तमाम तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं। खैर वो उसके बारे में हम बात अभी नहीं करेंगे। तो इसकी वजह से वो क्वेश्चंस पूछने में भी हेजिटेट करते हैं, क्योंकि उनको लगता है ये बात गलत है, इसके बारे में बात करना गलत है, इसके बारे में सवाल करना गलत है। जब ये टेंडेंसी होगी तो कोई बात करेगा ही नहीं। पीयर प्रेशर एंड स्टीरियोटाइप्स, पीयर प्रेशर भी होता है, जैसे कि किसी तरीके का रिस्की सेक्सुअल बिहेवियर, कोई कन्फ्यूजन होना या फीलिंग्स को सप्रेस करना, जैसे फ्रेंड्स बता रहे हैं ऐसा होता है वैसा होता है, ये चीज़ें अब वो जो सुन रहा है जैसे जानने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से उसके माइंड में स्टीरियोटाइप्स डेवलप हो जाते हैं और अगेन उसको काफ़ी प्रॉब्लम होती है। जेंडर एक्सपेक्टेशन एंड डबल स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारा जेंडर का रोल है उसको लेकर इतने ज़्यादा स्टिग्मा क्रिएट कर दिए जाते हैं, इतने ज़्यादा रूल्स जैसे बना दिए जाते हैं कि उसको ऐसा लगता है मैं तो लड़की हूँ, मैं तो ऐसा सोच नहीं सकती, मैं तो ऐसा कर नहीं सकती। इस तरीके की चीज़ें होती हैं, आज भी हैं। सिमिलर इन द केस ऑफ बॉयज़। तो दोनों के जो सेक्सुअल एक्सप्रेशन और अंडरस्टैंडिंग है उसमें प्रॉब्लम आती है अंडरस्टैंड करने में कि हमें इसको लेकर कैसे चलना है। आइडेंटिटी कन्फ्यूजन भी होता है, जैसे कि अगर जो एडोलेसेंट्स हैं वो लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर अगर इस फॉर्म में वो अपनी लाइफ को जी रहे हैं, इस फॉर्मेट में वो हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ों के क्रॉस आएंगे, जैसे सोशल स्टिग्मा, बुली करना, रिजेक्शन फील करना, जो उनकी सेक्सुअल आइडेंटिटी पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाता है और उनको बहुत ही अनसपोर्ट मिलता है, बहुत ही अनसपोर्टिव एनवायरनमेंट मिलता है, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में जा सकते हैं और सेल्फ हार्म भी कर लेते हैं। अगर पेरेंट्स के सपोर्ट की बात करें तो ये काफ़ी कम लोगों को मिलती है। कुछ पेरेंट्स होते हैं वेल एजुकेटेड होते हैं और वो ये समझते हैं कि हम जब बच्चों को ये समझा रहे हैं ना, इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तो इस पर हमें उनसे फॉर्मल वे में एजुकेशनल सेंस में बात करनी है। ये समझ जहाँ पेरेंट्स को होती है वहाँ पे वो बात वहीं पर ख़त्म होती है। फिर वो बात किसी जोक की तरह आगे इस्तेमाल नहीं होगी या वो बात हर वक्त की बात का टॉपिक नहीं होगी। तो फॉर्मल वे में जब उनको एजुकेशनल वे में समझाते हैं अगर पेरेंट्स अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करते हुए, तो जो भी डर हैं वो सब निकल जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है जो पेरेंट्स बता रहे हैं वो 100% सही है। हर बच्चा ये जानता है कि पेरेंट्स जो बात कह रहे हैं वो सही है, तो वो समझना उनके लिए भी ज़रूरी हो जाता है। तो कुल मिला के ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जो हम एज अ चैलेंज कह सकते हैं एडोलेसेंस के लिए होते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आइडेंटिटी एंड इट्स डेवलपमेंट, जिसके अंदर कई सारे टॉपिक आएंगे। ये भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें भी काफ़ी सारे टॉपिक हैं जो एग्जाम्स में आते हैं। बताती रहूँगी आपको और मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।